नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में एलएसी से जो मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने, उसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हम यहां एलएसी पर मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति, उनकी रणनीति की बदौलत ड्रैगन घुटनों पर आ गया है। जिनपिंग इसी वजह से अब हर जगह जाकर ये कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन चीन की हरकतों को और उसके इतिहास को देखते हुए चीन जो कह रहा है, जिनपिंग जो कह रहे हैं, उस पर सीधे तौर पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। और भारत ऐसा ही कर रहा है। जरूर उनकी बात का सम्मान है, लेकिन तैयारी पूरी है। चीन के पुराने इतिहास को भारत नहीं भूला है और इसी वजह से तैयारी पूरी है एलएसी पर, ताकि चीन की किसी भी तरह की साजिश का भरपूर जवाब दिया जा सके। हम आपको लेकिन कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। हम आपको एलओसी भी लेकर चलेंगे। हम आपको पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहां किस तरह की तैयारियां बाजवा करने में जुटे हैं, क्या इरादा है पाकिस्तान का, वो भी बताएंगे। हम आपको हर खबर बताएंगे। चीन के अंदर क्या चल रहा है, भारत की तैयारियां कैसी हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस खास शो के दौरान। हम आपको लेकिन हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में भी बता दें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ इसके अलावा कासवर अब्बास हैं, पाकिस्तान से जुड़े हमारे संवाददाता। हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा अभिषेक उपाध्याय मौजूद रहेंगे स्टूडियो में और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? जिनपिंग और चीन की सेना किस तरह से घबराई हुई है, परेशान है, वो बताते हैं आपको। चीन के सैनिक रोते बिलखते दिखाई दिए हैं। वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बारे में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था, लेकिन ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। वीडियो ये जानकारी बताती है कि किस तरह से चीन के सैनिक रोते बिलखते हुए युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये वही सैनिक है चीन के जिनसे चीन की सेना उम्मीद करती है कि वो एलएसी पर भारत के शूरवीरों के सामने डटकर खड़े रहेंगे। क्या ये कर पाएंगे ऐसा? इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए। ये जो वीडियो है, ये देखिए किस तरह से चीनी सैनिक रोते बिलखते बस में बैठ रहे हैं और उसके बाद ये जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले किस तरह से रोते हुए ये जिनपिंग के चॉकलेट सोल्जर दिखाई दिए हैं। वो बता रहा है कि पीएलए की जो सेना है, जो जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए जिसे सबसे आगे जाना है, उसकी क्या हालत है। ये सैनिक लाए जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में और उस समय उनकी क्या हालत है वो ये वीडियो बता रहा है। ये भी दर्शा रहा है वीडियो कि पीएलए की दरअसल क्या हालत है, यानी चीन की सेना की क्या हालत है जब उसमें इस तरह के सैनिक शामिल हैं जो युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले इस तरह से रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए किस तरह से चीन के सैनिक, ये वीडियो सामने आया चीन के सैनिकों का रोते हुए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रोते बिलखते हुए सैनिक हैं जो युद्ध क्षेत्र में जाने से किस तरह से डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, वो इस वीडियो में दिख रहा है। तो दूसरी तरफ बर्फ से भी परेशान है, हालात से भी परेशान है, ठंड से परेशान है। इस तरह की ठंड को नहीं झेल सकते हैं चीनी सैनिक, वो भी साफ तौर पर पता लग रहा है। जहां ठंड है, जहां बर्फबारी है, वहां परेशान है। इस तरह की जानकारियां भी मिलती रही हैं कि इन सैनिकों ने परेशान होकर अपने तंबू तक वहां से उखाड़ दिए क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से हम लगातार ये कहते रहे हैं कि आने वाला मौसम, अब क्योंकि सितंबर का महीना खत्म हो रहा है, अक्टूबर का महीना शुरू होगा और जैसे जैसे सर्दियां और बढ़ेंगी, इन इलाकों में बर्फबारी होगी। चीनी सैनिक बर्फबारी से अभी परेशान है। आने वाले दिनों में तो उनकी क्या हालत होने वाली है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। ये बहुत साफ करती है स्थिति जो चीन है उनके सैनिकों की। देखिए रोते बिलखते सैनिक बताते हैं साफ तौर पर, इसीलिए चॉकलेट सोल्जर कहा जाता है चीन के सैनिकों को। आमतौर पर ये सैनिक बहुत लंबे कार्यकाल के लिए चीनी सेना में शामिल नहीं होते हैं। उन्हें नहीं अंदाजा है कि युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें किस तरह से दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। बहुत कम वक्त की ट्रेनिंग होती है, बहुत कम समय के लिए आते हैं, कुछ समय उन्हें युद्ध क्षेत्र में रहना होता है और इसी वजह से
रोते बिलखते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको देखिए, ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो, चीन ये दिखाता है कि वो किस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरह की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, कैसी तैयारी है चीन की, कितनी क्षमता है उनके पास, कितनी ताकत है, ये दिखाने की कोशिश है एक तरफ जो वीडियो आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही वो सैनिक हैं जिन्हें ये हथियार इस्तेमाल करने हैं, जिन्हें जमीन पर जाकर इन हथियारों का दुश्मन के सामने इस्तेमाल करना है। इनकी ये हालत है जिन्हें इन हथियारों का इस्तेमाल करना है जो मिलिट्री ड्रिल में चीन की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है चीन का, दिखाना है चीन को, दुनिया को, कि वो कितना ताकतवर है, उसके पास कितनी ताकत है, वो दिखाता है एक तरफ जो वीडियो है मिलिट्री ड्रिल। और इस तरह की वीडियो चीन लगातार जारी करता रहता है, बताता रहता है कि कैसे उनकी क्षमता बहुत बढ़ गई है, कि कितनी उनके पास ताकत है, कितने अत्याधुनिक हथियार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिकों की क्या हालत है, जिन्हें जमीन पर जाकर इन हथियारों का इस्तेमाल करना है, वो भी दिखा रही है। असलियत जो बयां कर रही है चीन की सेना और सैनिकों की, वो दूसरी तस्वीर है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय, जानना ये चाहेंगे अभिषेक कि देखिए, एक तरफ हम ये लगातार देख रहे हैं और बहुत समय से चीन ये करता है कि मिलिट्री ड्रिल के, अपने एक्सरसाइज के वीडियो जारी करता है, बताता है कि कितनी ताकत है उसके पास। लेकिन वो सैनिक जिन्हें इनका इस्तेमाल करना है, उनकी क्या हालत है, वो तो दिख रही है जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आ गया है। बिल्कुल। और देखिए सुमेरा, दो बातें बड़ी खास हैं इसमें जानने वाली। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो पॉपुलर होना शुरू कहां पर हुआ है। ये पॉपुलर होना शुरू हुआ है पाकिस्तान में। बड़ी खास बात ये, पाकिस्तान में वहां पर जो कॉमेडियन है पाकिस्तान के, वो इसको लगातार पोस्ट कर रहे हैं, और जो चीन के ब्लॉगर हैं वो इसको रीपोस्ट कर रहे हैं। यानी कि दोनों ओर से ऑथेंटिसिटी है। पाकिस्तान और चीन दोनों जगह ये वीडियो पॉपुलर हो रहा है और वहां पर इसके बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं। तो पहली बात तो ये कि ऑथेंटिसिटी का एक इनपुट इसके अंदर है। और दूसरी बात ये है, जो आप कह रही थी वो सच्चाई ये बता रहा है कि चीन के जो सैनिक हैं, जो फौज के सिपाही हैं, वो आखिरकार क्यों घबराए हुए हैं इस समय एलएसी पर, जब टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है और माइनस में जा रहा है। तो उनकी समस्या क्या है, वो क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, और चीन अब क्यों ये बातें कर रहा है कि हम ज्यादा ट्रूप नहीं भेजेंगे और किसी तरह से मामले को सेटल डाउन किया जाए। तो ये उसकी फाउंडेशन है जो दिखाई दे रही है सुमेरा। जी हाँ। और अब अभिषेक, दर्शकों को अपने ये भी बताते हैं, सब ये जानना चाहते हैं और हम एक बार फिर विस्तार से बताएंगे कि कमांडर लेवल की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। तो पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं, कमांडर लेवल मीटिंग से ये निकलकर सामने आई कि भारत ने साफ साफ चीन को बता दिया भारत का पक्ष क्या है। कमांडर मीटिंग में भारत ने सीधी चेतावनी दे दी, चीन को बता दिया कि पेंगोंग से लेकर डेप्सांग तक चीन जहां पर भी आगे आया है उसे वहां से पीछे जाना होगा, पीछे हटने चाहिए चीनी सैनिक। ये भारत ने साफ तौर पर बता दिया, चीनी सैनिकों को हर हाल में पीछे जाना होगा, ये साफ कर दिया गया कमांडर लेवल की मीटिंग में। ब्लैक टॉप से हटने को लेकर भारत ने जो मांग रखी गई थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने कह दिया कि वो इस बात को नहीं मानता है, ब्लैक टॉप से भारत पीछे नहीं हटेगा, किसी भी हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा, ये भी भारत ने बता दिया है। लेकिन भारत चीन तनाव पर कमांडर मीटिंग से जो दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो भी आइए बता देते हैं। वो ये कि एलएसी पर और सैनिक नहीं भेजेंगे दोनों देश। ये बहुत अहमियत रखता है कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि एलएसी पर अब और सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा, जमावड़े को और नहीं बढ़ाया जाएगा। सेनाओं की दोनों तरफ से हालात को और ना खराब करने पर भी सहमति बनी है, यानी यहाँ जो तनाव है अब उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, उसे बढ़ाया नहीं जाएगा, इस पर भी सहमति बनी है दोनों देशों के कमांडरों के बीच। ईमानदारी से तनाव को कम करने पर बात हुई है, एलएसी पर हालात स्थिर करने पर भी बात हुई है। एक और बड़ी खबर जो यहां से निकलकर सामने आई कमांडर लेवल की मीटिंग से वो ये कि भारत चीन के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी, यानी ये जो छठे दौर की बातचीत थी इसके बाद सातवें दौर की बातचीत भी होगी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। भारत चीन के बीच सातवें दौर की बैठक भी होगी, ये बताया जा रहा है। और कमांडर मीटिंग में आगे की बातचीत पर भी चर्चा हुई है, यानी ये जो मीटिंग हुई थी इसमें आगे किस तरह से बातचीत को बढ़ाना है उस पर भी चर्चा की गई है। हालात सामान्य करने को लेकर बातचीत जारी रहेगी, यानी डी एस्केलेशन को लेकर ये जो बातचीत है वो जारी रहेगी। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी मौजूद हैं। सुरेश कुमार गोयल जी, ये जो मीटिंग है उससे जो अहम बात निकलकर सामने आई है वो ये कि अब और सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा और तनाव को कम किया जाएगा। जी, बेसिकली देखिए ऐसा है कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, जो दोनों तरफ की फौजें हैं उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो उन्होंने पोजीशंस गेन कर ली हैं उनको अपने हाथ से नहीं जाने दें। तो भारत की सेना जो ब्लैक टॉप पर वहाँ पर रहेगी, चीन की सेना गलवान घाटी में रहेगी। मैं जहाँ तक मेरे को समझ में आता है
कि अगर चीन की सेनाएं वहां पर रहेंगी, हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि चीन की सेना पर नजर रखी जाए कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो और सेना नहीं भेजेंगे, कोई भरोसा नहीं है चीन उसको वायलेट करेगा नहीं करेगा। तो पूरी सर्दी में हमको निगाह सर्वेलेंस रखनी है कि चीन समझौते का पालन करे। अगर समझौते का पालन होता है तो अब मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा ये। जी जी, तो ये पहला कदम होगा, हमें नजर रखनी होगी कि चीन अगर जो कहा है उस पर अमल करता है तो पहला कदम होगा विश्वास को बढ़ाने को लेकर, तभी विश्वास आगे और बढ़ सकता है। क्योंकि चीन की हरकतों को अभी तक देख के तो यही रहा है कि चीन जो कहता है वो करता नहीं है, वो उससे उलट काम करता है, और इस वजह से चीन पर नजर रखने की जरूरत है पूरी तरह से कि वो और आगे ना बढ़ाए। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी मौजूद है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये जो अभी सफलता मिली है ये भारत के पक्ष में है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, ये भारत के पक्ष में है और भारत की मैं इसे जीत मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट अभी शी जिनपिंग ने दिए हैं, ऐसे कभी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से कभी नहीं आए थे। यूएन में जिस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि चाइना न वॉर चाहता है न किसी तरह का कोई इस तरह का जो टेंशन है वो चाहता है, तो ये निश्चित रूप से भारत की विजय है। और जिस तरह की मस्कुलर नेशनलिज्म भारत ने दिखाई है ये उसका नतीजा है, क्योंकि चीन को बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि भारत में कितनी कुव्वत है, भारत में कितनी ताकत है और भारत में किस तरह का जज्बा है। क्योंकि ताकत ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, जो नेशनल जज्बा है, जो जोश है, जो 140 करोड़ लोगों का जो जज्बा है, जुनून है, उससे चीन को काफी ये सीख मिली है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा, लेकिन हाँ हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन चीन को भी समझ में आ गया। चीन ने ये सोचा नहीं था जब उसने शुरुआत की थी कि यहां तक उसको जवाब मिलेगा और इस तरह का जवाब मिलेगा चीन को जिस तरह से भारत ने दिया है, और इसी वजह से बदले हुए सुर दिखाई दे रहे हैं जिनपिंग के। हमारे साथ आपको बता दें कासफर अब्बास भी जुड़े हुए हैं। कासफर अब्बास पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। कासफर, आपके पास में आऊंगी, जैसे ही हम पाकिस्तान से जुड़ी खबर लेंगे, पहले हम दर्शकों को अपने ये खबर बता दें जो कमांडर लेवल की मीटिंग से जुड़ी हुई खबर हम बता रहे हैं। हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ कमांडर लेवल की जब मीटिंग हुई। इसमें लंबी चर्चा चली, कमांडर लेवल की बैठक जब हुई भारत और चीन के बीच मोल्डो में। इसके अलावा दोनों देशों में सैनिक और ना भेजने पर सहमति बनी, यानी दोनों देश और सैनिकों को एलएसी पर नहीं भेजेंगे, इस पर सहमति बनी। जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं होगी, यानी अब चीन की तरफ से, भारत की तरफ से ऐसी कोशिश नहीं होगी। जो चीन से को लेकर सबसे बड़ा डर है कि वो कहीं और आकर ना बैठ जाए और कहे कि यहां पर अब हम रहेंगे। तो एक तरफा जो जमीनी हालात इस समय उन्हें बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं होगी, इस पर बात बनी है। दोनों ओर से तनाव को कम करने की बात की गई है। इसके अलावा आपसी संपर्क को और मजबूत किया जाएगा, इस पर बात बनी है, ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे, तनाव को कम किया जाए। ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे जिससे हालात और बिगड़ जाएं एलएसी में, ताकि तनाव और ना बढ़े, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दोनों देशों की तरफ से यह चर्चा हुई कमांडर लेवल की बैठक में, और जल्द ही 7वें दौर की कमांडर लेवल मीटिंग भी होगी, इस पर सहमति बनी। 6ठे दौर के बाद 7वें दौर की बैठक भी होगी। फ्रंटलाइन पर जवानों की तैनाती को रोकेंगे, यह बड़ी बात है और बड़ी सफलता है जो इस मीटिंग से निकलकर सामने आई। लेकिन ग्राउंड पर बातचीत बढ़ाकर गलतफहमी को दूर करेंगे ताकि किसी तरह का तनाव ना बढ़े। आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात एलएसी पर इस समय हैं। दोनों तरफ से सैनिक तैनात हैं, तो सैनिकों को और ना बढ़ाने पर फैसला किया गया है। लेकिन ये जो अभी हालात है इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको ये बताते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। जिनपिंग डरे हुए हैं। जिनपिंग और चीन में एक तरह का डर भारत को लेकर पैदा हुआ है, और वो जो डर है वो जिनपिंग के बयान में दर्शाया जा रहा है। जिनपिंग में बैठा है डर, चीन का सरेंडर, भारत के आक्रामक रवैये से बैकफुट पर है चीन। चीन का किसी भी तरह के युद्ध से करने का इरादा नहीं है, ये जिनपिंग ने कहा है। ना कोल्ड वॉर चाहते हैं, ना हॉट वॉर चाहते हैं, जिनपिंग ने कहा है।
किसी से युद्ध नहीं चाहता चीन, ये बयान है जिनपिंग का और बहुत अहमियत रखता है ये बयान, क्योंकि एक तरह का बदला हुआ सुर जरूर है जिनपिंग का। हालांकि इसका असर कितना होगा जमीन पर और क्या वाकई जिनपिंग जो कह रहे हैं वही वो करेंगे भी या नहीं, इस पर जरूर नजर रखनी होगी। लेकिन जिनपिंग ये कहने पर मजबूर हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और रणनीति की बदौलत ही हुआ है, भारत की कूटनीति और रणनीति की बदौलत ही हुआ है कि जिनपिंग इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना मौजूद है। शशि अस्थाना जी, जिनपिंग के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? भारत की ये बड़ी सफलता है, भारत की ये बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है कि भले ही सुर बदले हैं लेकिन सुर बदले हैं जिनपिंग के। वो कह रहे हैं वो किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते, कोल्ड वॉर नहीं चाहते, हॉट वॉर नहीं चाहते। इरादे जमीन पर पता लगेंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल दुनिया के सामने सुर तो बदले। देखिए, एक सामरिक विशेषज्ञ के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप शी जिनपिंग की बात पर ज़्यादा भरोसा ना करें। शी जिनपिंग का जो पहले से लेके आखिरी तक जितनी लाइन है जो मेरे सामने पड़ी हैं, इसमें सबसे पहले उसका जो अंदेशा था या जो उसने बातचीत करी है, उसका टारगेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका टारगेट इंडिया नहीं था इन बातचीत में। जो कुछ भी उसने बोला है कि भाई मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, किसी को बॉस नहीं होना चाहिए, वो अमेरिका की बात कर रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, बिल्कुल आपके जब इस समय सारे को पैनलिस्ट से सहमत हूँ। और जो भारत ने जिस किस्म से भारत की जनता ने, भारत देश ने जो रिजॉल्व दिखाया है, उससे चीन घबराया हुआ है और ठंड से भी चीन घबराया हुआ है। और जो सैनिक का आपने वीडियो दिखाया, उसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि उसी के साथ साथ मैंने भी एक वीडियो जारी किया था अपने लद्दाख स्काउट्स का, कि उसी बर्फ के अंदर उसी टाइम पर हमारे जो सैनिक हैं वो पूरा बैंड जो है वो स्केटिंग करते हुए बैंड बजा रहा है। तो ये भारत के सैनिक का जज्बा है इसी बर्फ के अंदर और इसी ठंड में। अब चक्कर ये है कि जहाँ तक चीन की कथनी और करनी में फर्क होता है, उसके ऊपर जो भी वो बोलते हैं और जो भी वो टॉक्स में फाइनलाइज करते हैं, कई बार वो उससे उलट कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा और हमारी तैयारी भी उसी मुताबिक रहेगी। और हमारी सेना जो है वो सक्षम है इस समय, तो सतर्क भी रहेंगे, अलर्ट भी रहेंगे और बिल्कुल हमारी सेना सक्षम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि अस्थाना जी आप, और सक्षम किस तरह से है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन की हिमाकत पर भारत की सेना अलर्ट है, यानी चीन कोई हिमाकत ना कर दे, इसको लेकर भारत की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सेना के अफसरों ने फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया है, जाकर फॉरवर्ड पोस्ट तक गए हैं। सेना के जो आला अधिकारी हैं वो एलएसी के पास 24 घंटे गश्त होती रहेगी, नजर रखी जाएगी, क्योंकि चीन जो कह रहा है उसे अमली जामा पहनाता या नहीं पहनाता, जमीन पर वो करता या नहीं करता, इस पर नजर रखी जाएगी। चीन की हरकत पर भारत की एजेंसियां भी मुस्तैद हैं, भारत की तमाम और जो एजेंसियां हैं वो भी चीन की हरकतों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सहमति के बाद भी चीनी सेना का क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से तमाम तरह की एहतियात और तैयारी और सतर्कता भारतीय सेना की तरफ से बढ़ती जाती रहेगी एलएसी पर। लेकिन चीन नेपाल भारत ट्राई जंक्शन पर भी सेना अलर्ट पर है, सिर्फ एलएसी पर अलर्ट पर नहीं है, पूरी जो सीमा है चीन के साथ उस पर अलर्ट है। खासतौर पर भारत, नेपाल और चीन के बीच, नेपाल, भारत और चीन का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर सेना अलर्ट पर है। आपको बता दें नेपाल बॉर्डर के पास भी, क्योंकि चीनी सेना लगातार अपनी हरकतें बढ़ा रही है, अपना जमावड़ा बढ़ा रही है, इस वजह से वहां पर भी अलर्ट पर है भारतीय सेना। काला पानी से लिपू लेक तक जवान जो तैनात हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। एलएसी के चप्पे चप्पे पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, लगातार नजर रखी जा रही है एलएसी पर भी और पूरी जो सीमा है चीन के साथ मिलकर उस पर भी। चीन ने लेकिन आपको बता दें कि कैसे डोकलाम विवाद के बाद अपनी ताकत को बढ़ाया है, ये समझना होगा। डोकलाम का जब विवाद हुआ उसके बाद से चीन अपनी ताकत को एलएसी के आसपास, भारत चीन सीमा के आसपास लगातार बढ़ाता रहा है। हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ था चीन पिछले काफी समय से, यानी चीन एक रणनीति के तहत काम कर रहा था, एक साजिश के तहत काम कर रहा था। दोगुने कर दिए चीन ने अपने हवाई ठिकाने एलएसी के आसपास और जो भारत चीन सीमा है उसके आसपास, हवाई रक्षा ठिकाने और हेलीकॉप्टर की भी संख्या बढ़ा दी चीन ने। तो चीन का जो इरादा है वो डोकलाम के बाद से ही इसका मतलब शक के दायरे में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं। सुमित, चीन का जो इरादा है, यानी वो पहले से ही इस तरह की किसी एस्केलेशन को करने का था, एक पूरी प्लानिंग चीन ने की है डोकलाम के बाद से, क्या इससे ये समझा जा सकता है जिस तरह से चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाया है, अपने बेसिस को बढ़ाया है, अपने हवाई जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को जिनकी तैनाती यहाँ करता है उनको बढ़ाया है?
मेरा अगर आप पूरे चेन ऑफ सीक्वेंस को देखें, ये सारी तैयारियां जनवरी से ही शुरू हो गई थी। और एक मोटी बात अगर आप देखें, जब हम फिंगर 4 की बात करते हैं, दरअसल फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में एक रोड थी, दोनों की तरफ से सहमति बनी थी कि इस रोड को बनाया जाएगा म्यूचुअल पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन चीन ने वो रोड बनाई और फिर अपना मोबिलाइजेशन कर लिया। और आप जो बात कह रही हैं लगातार, कल की प्रेस रिलीज में 4 बड़े से बड़े शब्द हैं जिनको आप पढ़ें तो समझ में आएगा, जिसमें है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसजजमेंट, अवॉइडिंग ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रूप्स और स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिकेशन। यानी ये 4 वर्ड है। लगातार चीन ये बातें जो चारों कह रहा है, इसका मकसद है कि हम चीन पर विश्वास करें, हम मिसजज ना करें, हम मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें। लेकिन ये सारी बातें चीन जब बातचीत की टेबल पे बैठता है तब तो करता है, लेकिन जब इसका इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो सब जगह इसका उल्टा ही करता है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो अपनी एयर स्ट्रिप्स को डेवलप कर रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि वो अपनी मोबिलाइजेशन बढ़ा रहा है, हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि वो अपनी रॉकेट फोर्सेस को डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीजें जमीन पर तो बिल्कुल उल्टी ही है जिस तरीके से वो जॉइंट स्टेटमेंट में वो बातें कहता है। सुमेरा, जी हाँ सुमित, और इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि किस तरह से चीन ने, जो आप बता रहे हैं उसको लेकर चीन की लेकिन ताकत चीन ने किस तरह से बढ़ाई है, वो भी आइए बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि चीन ने अपनी ताकत को किस तरह से बढ़ाया है। 13 नए ठिकाने बनाए हैं 3 साल में, यानी डोकलाम के बाद से अभी तक चीन ने 13 नए ठिकानों को तैयार कर लिया है, बनाया है। एलएसी के पास चीन के खतरनाक इरादे रहे हैं। इसके अलावा डोकलाम के बाद से चीन ने अपनी तैनाती, जो सैनिकों की तैनाती थी, उसे डबल कर दिया है। डोकलाम के बाद से एलएसी के आसपास 3 नए सैन्य हवाई अड्डे चीन ने बनाए हैं। इसके अलावा 5 परमानेंट डिफेंस पोस्ट चीन ने बनाए। डोकलाम के बाद चीन ने यह किया है। चीनी सेना के लिए 5 हेलीपोर्ट पर काम भी चल रहा है, यानी 5 हेलीपोर्ट भी यहां पर होंगे। हेलीपोर्ट बनाने का काम गलवान कांड से पहले शुरू किया गया था चीन की तरफ से, यानी पहले से ही चीन यहां पर तैयारी कर रहा था, हेलीपोर्ट बना रहा था। डोकलाम के बाद से काम चल रहा था, गलवान कांड हुआ उससे पहले कर रहा था। चीन ने लगातार निर्माण का काम तेज किया है एलएसी के आसपास, यानी चीन युद्ध का अभ्यास लगातार करता रहता है, उसका वीडियो भी सामने भेजता रहता है। रात में भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है चीन, उसके वीडियो भी चीन ने सामने भेजे हैं। लेकिन ये जो दिखाती हैं तैयारियां चीन की, वो ये बताती हैं कि चीन किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत काम कर रहा था डोकलाम के बाद से ही लगातार। लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। TV9 भारतवर्ष ने जो खबर आपको दिखाई थी, उस खबर पर मोहर लग गई है। पीओके पहुंचे हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल बाजवा। ये जानकारी मिल रही है, बाजवा ने जंग की तैयारियों का जायजा लिया है पीओके पर। पीओके में बाजवा के सामने लाइव वॉर ड्रिल किया गया है, जिसे देखा है बाजवा ने। जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, लगातार पीओके में सरहद के पास अपने सैन्य जमावड़े को बढ़ा रहा है, अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। और जनरल बाजवा पीओके पहुंचे हैं, उनके सामने वॉर ड्रिल की गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, यानी TV9 भारतवर्ष ने जो आपको खबर दिखाई थी उस पर मोहर लगी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमान भी मौजूद है, हमारे साथ कासवर जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से ही, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता। कासवर, पाकिस्तान पीओके में किस तरह की तैयारी कर रहा है, क्योंकि TV9 भारतवर्ष लगातार ये कह रहा है कि पीओके में जंग की तैयारी में है पाकिस्तान। सुमेरा, जब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी हमेशा से अलर्ट रही है आजाद कश्मीर वाली साइड के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल की साइड के ऊपर हमेशा से। अगर पूरे पाकिस्तान का जायजा ले तो ईस्टर्न जो बॉर्डर है वेस्टर्न में और ईस्टर्न बॉर्डर में इनकी फौज, हमारी फौज बहुत ज्यादा अलर्ट होती है। दूसरी जो अभी आप जिस खबर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो आर्मी चीफ वहां पे गए और चाइना ने T4 इनको पाकिस्तान को एक टैंक दिया है, उसकी ड्रिल की खास तौर पर जायजा लेने के लिए जहलम में पहुंचे थे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। और ये रूटीन की एक्सरसाइज नहीं थी। इसको अगर आप इंडिया और चाइना के कनेक्शन के साथ जोड़े तो एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जाहिर है पाकिस्तान और चाइना का एक दोस्ती का बड़ा रिलेशन है। चाइना ने हमेशा हेल्प आउट किया है पाकिस्तान को, और चाइना और इंडिया का जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रोटेस्ट चल, तो उसका डायरेक्ट जो है इंप्लीमेंटेशन होती है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। तो इस हवाले से तैयारियां बहुत ज्यादा जोरों शोर से जारी, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जितनी तैयारी हो सकती थी वो हो चुकी है, हाई अलर्ट है। और इसका मुजाहरा आपने अभी जहलम में देखा कि आर्मी चीफ जनरल का जो बाजवा साहब हैं वहां पे गए, तो मतलब कासवर आप मोरल हाई किया है। कासवर, आप ये कह रहे हैं कि चीन और भारत के बीच जो तनाव है
उस बीच में पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर किसी तरह का तनाव यहां बढ़ता है, भारत और चीन के बीच आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान का भी उसमें रोल होगा। ये है पक्ष पाकिस्तान का, और इसी वजह से बाजवा वहां गए हैं पीओके में, और तमाम जो तैयारियां हैं वो इस वजह से की जा रही हैं। जी बिल्कुल सुमेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, समाप्त किया, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वहां पे कोई दबाव बढ़ता है तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर दबाव बहरहाल जरूर बढ़ेगा, और ये तैयारियां उसी सिलसिले की कड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया आकाश पर इस जानकारी को हमें देने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर भी मौजूद है, उनके पास चलते हैं। प्रोफेसर सुधीर, ये जो कासवर हमें बता रहे हैं इसकी कितनी अहमियत है? भारत इसके लिए पहले से ही तैयार है कि एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी एक फ्रंट खुल सकता है, और इसको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग है चीन और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी समझ भारत को है और भारत की तैयारियां भी उसी हिसाब से हैं। देखिए, भारत और से जो अभी चीन की तनातनी है लद्दाख और स्टैंड ऑफ लंबा अप्रैल से अब तक, इसमें पाकिस्तान का एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग चीन के साथ रहा है, और वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल आगे भी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई वॉर होने की संभावना नहीं है। अगर बहुत संभावना बनती है, चूंकि अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना का एक मीटिंग है, और उस सब मीटिंग में जिनपिंग को कुछ दिखाना है, नहीं तो उनकी हालत खराब है कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगर एक छोटी सी झड़प होती है तो उसमें पाकिस्तान का जो माउंटेन डिवीजन है पाकिस्तानी आर्मी का, उसका शायद चाइनीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये परोक्ष रूप से होगा। हो सकता है कि वो चीनी मिलिट्री के ड्रेस में लड़ने आए, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की आर्मी का मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीन भी ये लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो पोस्चरिंग कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर सुधीर, पाकिस्तान की तरफ से तनाव एलओसी पर लगातार बढ़ाने की कोशिश तो होगी, ताकि भारत के का जो ध्यान है वो इन दोनों फ्रंट्स पर रहे पूरी तरह से, ताकि उससे भी तो चीन को मदद होती है कि अगर एलओसी पर पाकिस्तान जो करता है लगातार सीज फायर वायलेशंस करेगा, और जो कर रहा है कि ड्रोन के जरिए आतंकवादियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश है लगातार पिछले कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं वो एक्शन बढ़ा है, तो उसके जरिए भी चीन को मदद होती है। एक्चुअली अगर कुछ होता है जमीन पर और तनाव बढ़ता है, तब क्या रोल होगा पाकिस्तान का? वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है वो जरूर उसको एनालिसिस किया जा सकता है कि वो कैसे होगा, लेकिन अभी भी मदद तो कर ही रहा है। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। पिछले साल उन्होंने 3000 के करीब वायलेशन किए सीज फायर के, बालाकोट के बाद इसकी संख्या काफी बड़ी है जी। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, अब तक जो 2020 गुजरा है उसमें गत वर्ष की वायलेशन की सीमा को वो क्रॉस कर चुके हैं, तो ये बढ़ रहा है, और उस बढ़ने के तमाम कारण हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी का इसमें नहीं होगा, उनके माउंटेन डिवीजन का इनडायरेक्ट डिवीजन आपका मानना कि नहीं होगा, लेकिन इसमें हो सकता है। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। इमरान खान को शी जिनपिंग का बेसब्री से इंतजार है। इमरान खान शी जिनपिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिनपिंग के दौरे से पहले चीनी राजदूत से मिले हैं इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिनपिंग के स्वागत के लिए उत्साहित हूं, ये कहा है इमरान खान ने। तो शी जिनपिंग चीन आए, ऐसा वो चाहते हैं। मनीष, आपसे मैं जानना चाहूंगी कितनी ज्यादा अहमियत है इस बात की पाकिस्तान के लिए कि शी जिनपिंग पाकिस्तान आए? देखिए सुमेरा, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य भी होगा कि पिछले इस लगभग 9 महीने से इमरान खान पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि कब चीन के राष्ट्रपति आए। पहले चीन की तरफ से कहा गया कि अभी कोविड है, नहीं आएंगे। फिर एक दिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि सर्दियों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फिर चीन ने कहा कि अब इस साल तो मुमकिन है नहीं। तो लगातार इमरान खान की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा यह है कि शी जिनपिंग आएंगे तो हमेशा की तरह वो एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करेंगे, और फिर इमरान खान के हाथ में कुछ पैसे आ पाएंगे ताकि वो अपने देश को चला सके। तो कुल मिलाकर इमरान खान की जो ये पूरी जद्दोजहद है वो इन्हीं सब संदर्भों में है। लेकिन निश्चित तौर पर आज की तारीख में जब एलएसी पर तनाव है, ठीक है मनीष, जी बात पूरी करिए मनीष। तो मैं आपको ये कह रहा था कि निश्चित तौर पर एलएसी में इस तनाव के मद्देनजर इमरान खान चाहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, और इसका जितना से ज्यादा दोहन वो कर सके वो इसका करना चाहते हैं। जी
ठीक है सर, ठीक है। इस पर कासवर से भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद टर्की को भारत ने कैसे लताड़ लगाई है यूएन में वो बताएंगे। कासवर, पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है कि शी जिनपिंग वहां आए, खासतौर पर इमरान खान के लिए, और क्या आएंगे? देखिए, एक चीज बड़ी समझने की जरूरत है। ये पहले जो एक अंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो सिर्फ शी जिनपिंग की नहीं थी, उनके साथ नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोहली ने भी आना था। ये एक बड़ी इम्प्रेसमेंट की बात है। मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे सोचते के साथ मुलाकात होती है यहाँ पे, तो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी इम्प्रेसमेंट हो सकती है अगर जो चाइना के प्रेसिडेंट और अगर कोहली, जिस तरह पहले बात हो रही थी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की, अगर वो नहीं आते तो इनके लिए बहुत बड़ी इम्प्रेसमेंट की बात होगी। इसलिए इमरान खान डेस्परेटली उसका वेट कर रहे हो। जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे थे कि जाहिर है जब वो आएंगे तो कोई मुआहदे होंगे, तो इससे पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है, इमरान खान की सरकार को फायदा होगा। तो इससे ही एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इमरान खान उनका इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस साल लेकिन बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, बड़ी चाइना के प्रेसिडेंट की विजिट की, लेकिन अभी नहीं होता दिखाई दे रहा है। और अपनी बेसब्री कैसे दिखा रहे हैं इमरान खान, वो साफ तौर पर दिख रहा है। बार बार कह रहे हैं कि मैं उत्साहित हूं, पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं महीनों से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर आई है कि कैसे तुर्की को भारत ने लताड़ लगाई है। तुर्की ने कश्मीर पर जो बयान दिया था उसको लेकर भारत ने तुर्की को बताया है, जवाब दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को करारा जवाब मिला है भारत की तरफ से। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है, ये साफ कर दिया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में। यूएन में एर्दोगान ने उठाया था कश्मीर का मामला। पाकिस्तान के कहने पर तुर्की ने छेड़ा था कश्मीर का राग, जो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही उन्हें करारा जवाब दे दिया गया है। मनीष, तुर्की ने एक बार फिर वही किया है, पाकिस्तान के कहने पर, उनकी शय पर कश्मीर का राग अलापा, लेकिन भारत ने करारा जवाब दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सुमेरा, यहाँ पे बड़ी अजीब सी स्थिति है। टर्की चाहता क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कई बार कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत हो गई है प्रेसिडेंट एर्दोगान की। जबकि पूरी दुनिया में आप अगर आज देखें तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, अब कोई उसको बाय करने को तैयार नहीं था। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट यूएन में एड्रेस करते हैं और वहां कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि टर्की को समझना होगा कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। और निश्चित तौर पर अगर टर्की ऐसा नहीं करता है तो टर्की के खिलाफ आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे कूटनीतिक कार्रवाई भी भारत और भारत समर्थित देशों की तरफ से हो भी रहा है। जी सुरेश जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी, ये जो तुर्की ने किया है, इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर किसी देश ने इस तरह का पक्ष नहीं लिया है। नहीं, देखिए, मेरे को नहीं लगता इससे किसी को हासिल होगा। 3 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, जो आजकल क्योंकि ओआईसी से उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, तो वो आजकल अब इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि टर्की और मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर के फैसला किया था मिलने का, लेकिन उसके बाद में सऊदी अरेबिया का जब दबाव पड़ा पाकिस्तान का, तो वो कैंसिल हो गया था। तो मैं ये एक इस्लामिक वर्ल्ड की जो अंतर जद्दोजहद चल रही है जी, मैं ये उसका हिस्सा समझता हूँ। मुझको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फर्क पड़ने वाला है। जी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पीएलए का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। जो चीन की सेना है वो लगातार इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करती है और पीएलए की तरफ से एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। चीन की लगातार यही कोशिश है कि वो बताए कि कितनी ताकत चीन के पास है, कितनी तैयारी चीन की है। लेकिन क्या इसका मतलब है? क्योंकि चीन लगातार इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो, वॉर ड्रिल के वीडियो जारी करता है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो समय समय पर चीन की तरफ से जारी किए जाते हैं, इनको लेकर हम हमेशा ही उसकी जो नियत है उसको बताते हैं दर्शकों को। एक बार फिर बताइए जरा कि इन प्रोपेगेंडा वीडियो का मकसद क्या है चीन का? देखिए सुमेरा, जमीन पे हम बात करें तो जमीन पे चीन की हालत बड़ी खराब है। देप्सोंग में वो फंसा हुआ है, देप्सोंग में वो कुछ बार्गेन नहीं कर पा रहा है, फिंगर एरिया में बार्गेन नहीं कर पा रहा, वो चाह रहा है कि चुशुल से भारत लौट जाए, वो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अब उसके पास सिर्फ यही चाह रहा है कि ये वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उसके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हैं, उनको दिखाना, उनको ये साबित करना कि हम कितने तैयार हैं। क्योंकि जहां पर उनको साबित करना वहां वो साबित कर नहीं पा रहे हैं। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, चुशुल, देप्सांग, फिंगर, हर जगह जितनी भी वो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके कि भारत हट जाए, कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये उनकी मजबूरी, ये उनकी लाचारी है। सुमेरा
जी हाँ अभिषेक, हम 3 वीडियो दिखाएंगे। हम 3 वीडियो दिखा रहे हैं जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, चीन के अलग अलग प्रोपेगेंडा वीडियो, चीन की वॉर एक्सरसाइज, वॉर ड्रिल के वीडियो। चीन दिखाने की कोशिश लगातार ये करता है कि उसके पास कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है और कितने अत्याधुनिक हथियार हैं। ये दिखाने का मकसद दरअसल अपने देश के लोगों को, जो अभिषेक अभी बता रहे थे कि देश के लोगों को अपने संदेश देना है, बताना है कि कितनी तैयारी है चीन की और वो कैसे सबका सामना कर सकता है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो चीन की तरफ से समय समय पर जारी किए जाते हैं, इनका क्या दरअसल असल मकसद अपनी चीनी ऑडियंस को ज्यादा बड़ा मैसेज देना है कि देखिए कितनी हमारी ताकत जो है वो बड़ी है, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना है? बिल्कुल सुमेरा, आपने ठीक कहा। ये साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है उसका हिस्सा है और ये जो अपनी सेना है, जैसा आपने पहले ही कहा था कि ये कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है, तो उनका जो मोराल अप करने के लिए या अपने जो सिटीजन्स हैं उनका मोराल अप करने के लिए चीन बदस्तूर ये वीडियोस दिखाता रहता है। लेकिन जिस तरह का वो इम्पैक्ट भारतीय सेना पे कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज का जो इंडियन सोल्जर है वो काफ़ी मोटिवेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है और इंटेलिजेंट है। दे आर ऑल स्कॉलरली वॉरियर। वो जमाने लग गए सन 62 में जब वो मेगाफोन लेके चिल्लाया करते थे और हमारे जवान पढ़े लिखे नहीं करते थे। तो ये जो वीडियोस हैं इनका इम्पैक्ट भारतीय से और मैं ब्रिगेडियर दत्ता आपको इस वक्त बता दूं कि आप आवाज सुन रहे हैं, आपकी आवाज मुझ तक बहुत कम आ रही है क्योंकि यहाँ LAC पर जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आवाज आप इस समय सुन रहे हैं ये उन्हीं परवाजों की आवाज है जो लगातार निगरानी कर रहे हैं, जो लगातार अपनी जो एक्सरसाइज है उनको कर रहे हैं, अपनी सॉर्टीज को कर रहे हैं। और ये आवाज आप इस वक्त सुन रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ताइवान ने अपनी सेना को, अपनी वायुसेना को खुली छूट दी है चीन के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार ताइवान की एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की जा रही है और ताइवान ने ये कहा गया है, ताइवान की सेना को खुली छूट दे दी गई है चीन के खिलाफ किसी भी तरह की जो स्थिति है उससे पूरी तरह से निपटने के लिए। तो ताइवान ने चीन के खिलाफ सेना को खुली छूट दी है। सेल्फ डिफेंस में चीन पर हमला करेगा ताइवान, ये बड़ी खबर है। ताइवान ने चीन पर हमले के लिए डिफेंस पॉलिसी को बदल दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि अगर चीन की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्पेशल शो में LAC से हम यहां से स्पेशल कवरेज लेकर लगातार आते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,